गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग कल के आगे की इनकम टैक्स की बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कल के प्रोविजन को आप लोगों ने बहुत डेप्थ में सुना था और आप लोगों ने देखा था कि रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या बात थी। मैंने इसके कई कई जनों से चर्चा करी और कई विश्वास मानना कि कई वीडियो यूट्यूब पे जो दिए हुए हैं इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आगे के प्रोविजन में जो अमेंडमेंट आया है, जबकि इतना कंफ्यूजन करने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा प्रोविजन है, सिंपल सा प्रोविजन है, थोड़ा सा उलझा जरूर दिया है, लेकिन उसको टीचर के ऊपर रहता कितना ईमानदार समझा है। एक तो कई टीचर सेक्शन वाइज चलते हैं, चलना चाहिए, अच्छे हैं, ठीक है, पर मैं कहता हूं कहीं ऐसा नहीं हो कि सेक्शन के चक्कर में प्रोविजन ही भूल जाओ। तो पहले प्रोविजन तो पढ़ लो, फिर उसके बाद सेक्शन पे जाना, ये कौन से सेक्शन पे क्या बोल रहा है। तो कई टीचर केवल सेक्शन ने ये बोला, सेक्शन ने बोला, इस सेक्शन को ओवरराइट करा, इस सेक्शन ने इसको ओवरराइट करा। पहले प्रोविजन समझ लो, समझ में आया। चले एक छोटा सा रिपीट, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। छोटा सा रिपीट, मेरे को यहाँ उम्मीद है कि मैं जैसे ही बोलूंगा और आपको दिमाग में रिकॉल आ जाएगा। बेसिक कंडीशन 2 थी, प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा रह लो। प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा रह लो, जोर से बोलो हाँ। दूसरी कंडीशन थी प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा रह लो, तथा प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रह लो। याद है, किसी ने इन दोनों में से एक या दोनों पूरी कर दी तो वो रेसिडेंट, और एक भी पूरी नहीं करी तो नॉन रेसिडेंट, हाँ कि ना। सब्सिडी 2 कंडीशन, वो पिछले 10 सालों में से कम 2 साल, पिछले 10 सालों में से कम 2 साल भारत का क्या रहा हो, पहले के 10 सालों में, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में कम से कम 2 बार वो भारत का रेसिडेंट रहा हो, हाँ कि ना। तीसरी, बिफोर प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में 730 दिन कम से कम इंडिया में रहा हो। अच्छा, आप में से जितनों ने भी मॉड्यूल पढ़ा है उसने वो 730 दिन नहीं बोला, 729 दिन बोला है। आप देखना अगर मॉड्यूल को देखते हो तो ईमानदारी से। दूसरी बात, उसने जो अपन ने पहली कंडीशन सब्सिडी बोली 10 सालों में से 2 बार, वो बोलता 10 सालों में से 9 बार वो नॉन रेसिडेंट रहा हो। मतलब वो जो भी कंडीशन है बोलता है वो उल्टी बोल रहा है। मैं जो भी कंडीशन बोल रहा हूं सीधी बोल रहा हूं, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो कर लोगे, सारे सवाल हो जाएंगे, सारे सवाल हो जाएंगे, एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जिसने बेसिक में से कोई एक या दोनों पूरी करी हो तो वो क्या कहलाता है, रेसिडेंट। और जिसने बेसिक पूरी करने के साथ सब्सिडी दोनों पूरी कर ली हो तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। हाँ, जिसने बेसिक में से कोई एक पूरी करी पर सब्सिडी दोनों पूरी नहीं करी, या एक करी एक नहीं करी, तो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। और जिसने बेसिक एक भी पूरी नहीं करी वो नॉन रेसिडेंट। पक्का। चलो अब लिखो अपनी कॉपी में एक्सेप्शंस, जो नया अमेंडमेंट आए, जो नए अमेंडमेंट आए, जो नए अमेंडमेंट आए, ये रहा एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस दिख रहा मेरे दोस्त, ये बेसिक रिदम ध्यान से, ये बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शंस है। तो कॉपी में पहले लिखने के पहले सुनना जो मैं समझा रहा हूं, फिर लिखेंगे। रेसिडेंट बनना या न बनने के लिए 2 कंडीशनें थी, 2 में से कोई एक पूरी कर दो तो वो रेसिडेंट कहलाता है, और एक भी पूरी नहीं करो तो नॉन रेसिडेंट कहलाता है। दो कंडीशन के ऑप्शन थे, दो में से कोई एक या दोनों पूरी कर दो तो वो रेसिडेंट कहलाता था, नहीं करो तो नॉन रेसिडेंट कहलाता था, हाँ कि ना। अब एक्सेप्शंस टू द रेसिडेंट बेसिक कंडीशन, 2 दशा ऐसी है जब बेसिक कंडीशन की सेकेंड कंडीशन को चेक ही नहीं करना है। पहली पूरी करी तो रेसिडेंट, नहीं करी तो नॉन रेसिडेंट। 2 दशा ऐसी है जब बेसिक की सेकेंड कंडीशन को चेक नहीं करना है, केवल बेसिक की पहली कंडीशन को ही चेक करना है। कब वो 2 दशा, पहले सुनेंगे फिर लिखेंगे। कब वो 2 दशा, पहली, ये एक ही में 2 है, इसी में 2 है, पहली कंडीशन में 2 है। जब वो इंडियन सिटीजन हो, इंडिया के बाहर, who leaves India during the relevant previous year as a member of crew of an Indian ship bus, हाँ कि ना।
अगर कोई इंडिया का सिटीजन है, भारत का नागरिक है और इंडिया के बाहर ड्यूरिंग द ईयर जा रहा है और इंडिया के शिपिंग बिजनेस शिप के रूप में क्रू मेंबर के रूप में काम करता, राइट। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक इंडिया के शिपिंग एक्टिविटीज में लगा हो और इंडिया के शिपिंग एक्टिविटीज के क्रू मेंबर का मतलब होता है समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य। उस जो समुद्री जहाज जो इंडिया से बाहर जाता है उसमें जो जहाज में काम करने वाले व्यक्ति, कैप्टन हुआ, जो वहां का सब कुछ देखते हैं, आपने देखा है कई मूवी में कि कितने सारे मेंबरशिप पे काम करते हैं, उनको बोलते क्रू मेंबर। तो वो व्यक्ति जो क्रू मेंबर समुद्री जहाज के बेड़े मतलब उसके मेंबर के रूप में शिप में काम करते हैं और जाते आते हैं, उन व्यक्तियों को जो प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहे हैं और जो समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में हैं और भारतीय नागरिक हैं, उनको अगर अपना रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो उनको केवल पहली बेसिक कंडीशन चेक करना पड़ेगी। वो बेटा सुन मेरी बात दोस्त, मेरी बात ध्यान से। क्यों का जो लॉजिक है वो अकाउंट्स में आता है। यहाँ पे क्या लॉजिक आता है बेटा, क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यों एंड क्या? ये रूल है, संविधान है। तू मेरे से बोलेगा इनकम टैक्स में 2.5 लाख तक की छूट क्यों दी, 3 लाख की क्यों नहीं दी? तो मैं बोलूंगा सीतारमन जी से पूछ। तू बोलेगा सब एक आम आदमी को घर खर्चे के लिए 5 लाख रुपए तो लगते ही हैं सर, क्या होता है आज की तारीख में सर, राइट, उनको टैक्स नहीं लेना चाहिए, गलत बात है। तो मैं बोलूंगा सीतारमन जी से पूछ। मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ दोस्त, जो संविधान में लिखा है। मैं संविधान को नहीं बदल सकता हूँ, राइट ना। अगर उसने मेरे को ये बोल दिया कि भाई एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपए पर मंथ प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों के लिए छूटे, तो बोलेगे सब मेरे तो 3 है, तीसरा बच्चा किसके भरोसे छोड़ू? तो सरकार बोलती 2 से ज्यादा क्यों पैदा करे, राइट। तो ये तो मतलब इनकम टैक्स में ये जो बात, जब आप भी पढ़ते थे तो भी हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते थे। धीरे धीरे समझ में आया कि यार इनकम टैक्स में संविधान चलता है, रूल्स चलते हैं, जो रूल बोल दिया वो रूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूल, आपको रूल को बस अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, कौन से व्यक्ति को सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी है, केवल पहली करनी है, और वो पहली पूरी करी तो रेसिडेंट, नहीं करी तो नॉन रेसिडेंट। मतलब अगर कोई इंडियन नागरिक है, इंडियन क्रू मेंबर के रूप में शिपिंग बिजनेस में काम करता है, इंडिया के बाहर जा रहा है, तो उसको केवल देखना 182 दिन, 182 दिन से ज्यादा रह लिया प्रीवियस ईयर में, रेसिडेंट नहीं रहा, नॉन रेसिडेंट, 60 दिन वाली कंडीशन तेरे को चेक ही नहीं करेगी। हाँ? उनके लिए नहीं, वो तो एक वार्ता वगैरह आते हैं। हाँ ठीक है ना, इतने से ज्यादा दिन रहते ही नहीं है ना, वो तो इतने से ज्यादा दिन रहते ही नहीं हो, तो शॉर्ट विजिट के लिए जाते हैं। ये तो जनरली एक आम आदमी के लिए बताए कि उसका स्टेटस क्या है। एक्चुअल में क्या, जैसे आप और मैं हूँ, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन का भी काम कर रहे हैं, फिल्म एक्टर हैं अपन, शूटिंग वूटिंग के लिए जाते हैं, तो ये सब उन लोगों के लिए बोलते हैं कि उन लोगों की फॉरेन की इनकम काफी होती। तो अभी आपको आगे जाके समझ में आएगा कि फॉरेन की कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। एक्चुअल में ये सारा स्टेटस क्यों डिसाइड कर रहे हैं, मैंने पहले लेक्चर में बोला था, क्योंकि अगर आप रेसिडेंट बन गए तो आपको ग्लोबली इनकम पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, मतलब इनकी इनकम पर भी टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर आप मान लो कि नॉन रेसिडेंट हो गए तो आपको फॉरेन की इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब व्हेन वी आर डिसाइडिंग द स्टेटस, तो अगला पॉइंट आता है स्कोप ऑफ इनकम, क्या फर्क पड़ेगा कि मैं क्या बन जाऊं। तो वो सब चीजें अपने को जब समझ में आएगी जब अपन स्कोप ऑफ इनकम को पढ़ेंगे, राइट। अब पहला पॉइंट अपनी कॉपी में लिख ले, यहाँ पे एक्सेप्शंस लिख लिया, शुद्ध भाषा में लिखना, शुद्ध भाषा में। द फॉलोइंग टू कंडीशन, द फॉलोइंग टू केसेस, नीचे द फॉलोइंग टू केसेस, द फॉलोइंग टू केसेस अंडर विच वी हैव टू चेक ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन, the following two cases under which we have to check only first basic condition
whether the assessee resident or non resident. अलग कलर का पेन लाए हो तो क्लियर लिख लेना. प्लीज डू नॉट चेक द सेकेंड कंडीशन. बताओ, शॉर्ट में लिख लो, कौन व्यक्ति है जिसको केवल पहली कंडीशन ही चेक करनी है, सेकेंड की पात्रता नहीं दूंगा? कौन है? शॉर्ट में लिख लो. इंडियन सिटीजन, क्रू मेंबर ऑफ शिपिंग बिजनेस, क्रू मेंबर ऑफ शिप हु लिव्स इंडिया. पीले से मैंने इसको हाईलाइट करा हुआ है. लिख लिया क्या? याद रहेगा क्या लिखा मैंने दोस्त? बता. इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ द क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप. इसके लिए केवल कौन सी कंडीशन चेक करेगा बेटा? बता. फर्स्ट, डू नॉट चेक द सेकेंड कंडीशन. इफ यू फुलफिल द फर्स्ट बेसिक कंडीशन, रेसिडेंट नॉट नॉन रेसिडेंट. डू नॉट चेक द सेकेंड कंडीशन. हाँ कि ना? बहुत सीधा प्रोविजन है, मतलब कोई ज्यादा कठिन नहीं है, पर लोग बाग उलझा रहे हैं इसको. हाँ हाँ हाँ, अपन डिस्कस में लूंगा, तेरे साथ में बात करूंगा मैं. बट उसका सीधा सीधा लॉजिक है, वो कहीं ना कहीं उनकी कोई रिकमेंडेशन आती, कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ उनकी कोई ग्रुपिंग होती है, कुछ ना कुछ उनकी कमेटी बनती है, उस कमेटी में ही बात होती है. अब तू ये बता कि वो जो सेकंड कंडीशन में उसने बोला कि 60 दिन ही क्यों, पिछले 4 साल में 365 दिन ही क्यों? राइट ना? तो वो ऐसा मत अपने को दिमाग में लाना. 365 रूल क्या बोल रहा है, ठीक है? चले आगे. अभी ये पहले बता, काय पे लिखा है मेरे को बता. बात तो फिर वो क्रू मेंबर थोड़ी है. शिपिंग, शिप शिप शिप, शब्द पकड़ो मेरे दोस्त. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक. चले अब सेकंड कंडीशन. ऐसा कौन सा एक और व्यक्ति है जिसको भी केवल पहली ही बेसिक कंडीशन का ऑप्शन है? और मेरे बात को पकड़ना मेरे दोस्त. और मतलब अपन सेकंड लिखेंगे, अपन सेकंड लिखेंगे. इसने और कर दिया ना, ये कंजूस आदमी है, एक ही कंडीशन में दो बोलता है. अपन दिलदार आदमी है, अपन दूसरा पॉइंट बना देंगे. और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. मेरी बात सुन दोस्त गुड्डू, एयर होस्टेस पे नहीं लगेगा. जो तू परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, अक्षय सर समझ रहा है? अगर कोई व्यक्ति ड्यूरिंग द ईयर इंडिया छोड़ के फॉरेन जा रहा है, मेरी बात समझ रहे हो? अगर कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ के जा रहा है, बोला अब जा रहा हूं यार, मेरे को तो वहां जॉब अच्छी मिल रही है, मेरे को तो यार वहां कमाई अच्छी मिल रही है, इंडिया में मेरा दिल नहीं भरा यार, मतलब मजा नहीं आ रहा है यार, मेरे को तो वहीं नौकरी मिल रही है, मेरे को तो वहीं धंधा करूंगा यार. तो यदि कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, काय के लिए सार्थक साहब दुनिया बना ले रिदम, इधर आजा बेटा तू. राइट? अगर कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ के एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हो, मेरी बात सुनना दोस्त, आना जाना नहीं. एयर होस्टेस तो आती जाती रहती है ना, क्या बोले मैं वहीं रहूंगी, अब मेरा तो इंडिया से दिल भर गया. राइट? नहीं, वो तो आना जो तो ड्यूटी का पार्ट है यार, वो तो ड्यूटी का पार्ट है, इसलिए एयर होस्टेस इज नॉट कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी. पर अभी अगर कोई आपके नॉलेज में, अभी अपन ने बात करी कि कोई व्यक्ति बोल रहा है यार अब मेरी दुबई में नौकरी लग गई यार, मैं तो जा रहा हूँ यार, अब लंदन में रहूंगा यार, मेरे मौसा जी वहीं रहते हैं, वहीं काम धंधा करूंगा यार. तो फिर उसने आपको फेयरवेल पार्टी वार्टी दी और उसने बोला कि अभी तो मैं जा रहा हूँ यार, अब देखता हूँ क्या सेटअप है, पर मेरे दिल में जरूर सा थोड़ा सा एक है कि वहां जाके क्या होता क्या नहीं होता देख के बताऊंगा, मैं भी कुछ नहीं कह सकता क्या हूँ, ऐसी स्टेटमेंट आते हैं ना. पर अभी तो जा रहा हूँ, अभी तो तुम एक बार मेरे से मिल लो ताकि मेरा दिल भर जाए. राइट? ताकि तुम मेरे अपने वाले हो, तुमको थोड़े बहुत सैंडविच वैंडविच भी मैं खिला दूं,
और तुम्हारे को एक छोटी सी पार्टी भी मैं दे दूं ताकि तुमसे मेरा रिश्ता बना रहा है, तुम्हारे से मेरा दिल जुड़ा रहा है। मतलब वो जा रहा है नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, वहीं दुकान खोलेगा, वहीं फैक्ट्री खोलेगा। यहाँ टाटा करके जा रहा है, वापस कब आएगा पता नहीं। अभी तो जा रहा है, धंधा वहां जम गया, काम वहां जम गया, नौकरी वहां जम गई, तो शायद लौट के नहीं आऊंगा, और नहीं जमा तो फिर पर अभी तो बोल के जा रहा हूँ। काहे के लिए? घूमने के लिए नहीं, काहे के लिए जा रहा हूं वहां पे? एम्प्लॉयमेंट के लिए। समझ रहे हो आप मेरे? परमानेंट एम्प्लॉय, और ऊपर की कंडीशन साथ में, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया। यार बेटा इनकम टैक्स पढ़ना है ना तो छिलके उतारना पड़ेंगे, लेकिन उस शब्द को वहीं पकड़ना पड़ेगा, शब्द को वहीं पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, इनकम टैक्स में बहुत सारी डेफिनेशन है, जहां क्लियर बोल दिया कि ये है तो वही है। तो बताओ, कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ के परमानेंट 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 इंडिया छोड़ के जा रहा है, काय के लिए जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन उसको भी आदमी कौन सा होना चाहिए? इंडियन सिटीजन। तो लिखो सेकंड कंडीशन। हाँ, परमानेंट मतलब अभी बोल के जा रहा, परमानेंट का मतलब थोड़ी कि तू गया तो आ ही नहीं सकता है। मतलब उद्देश्य क्या तेरा बोलने का? उद्देश्य क्या? तो लिखो आप इंडियन सिटीजन। आप अपनी कॉपी में लिखना प्लीज प्लीज। इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। कॉपी में लिखोगे तो मजा आएगा। हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अब एम्प्लॉयमेंट में नौकरी भी हो गई, धंधा भी हो गया, पर सुनो सुनो सुनो, इसमें वो नहीं जाएंगे कि जो बाहर जाता है, टूर पे जाता आता है, मतलब बिजनेस नेटवर्क फैलाना। परमानेंट मतलब तेरी इच्छा वही दुकान खोलने की है ना, तो तू उसमें कवर्ड होगा। मतलब तू इंडिया छोड़ के अब जा रहा है और तू क्या बोल रहा है? वही। अब इसके पीछे यश की बात करूं कि लॉजिक की बात, यहाँ लॉजिक बैठता है कि इसके लिए क्यों ऐसा बोला। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला, जैसे अभी अक्षय सर की बात करें अपन, तो 60 दिन तो इंडिया में रह लिए, हाँ बोलो ना। अब उसके बाद चलेगा नौकरी के लिए। अब वो जो फॉरेन की इनकम है, उनको अगर इस पे भी टैक्स यहाँ इंडिया में देना पड़ेगा तो दुखी नहीं होंगे वो? एक तो मैं इंडिया से ऑलरेडी दुखी था, फॉरेन जा रहा हूं, और तो मेरे से फॉरेन की इनकम पे भी इंडिया में टैक्स ले रहे हो। बोले कब लेोगे टैक्स? जब अक्षय सर रेसिडेंट बन जाएंगे। अगर वो रेसिडेंट बन गए, आप समझो मेरी बात, कोई भी व्यक्ति जो इंडिया से नौकरी छोड़ के बाहर जा रहा है, मतलब सॉरी इंडिया से जा रहा है बाहर नौकरी के लिए, और पता चले वो 60 दिन तो रह लिया, और उसके पहले तो इंडिया के बाहर गया ही नहीं था, तो वो तो पहली सेकंड कंडीशन तो पूरी कर ही रहा है, तो वो आदमी तो रेसिडेंट बन गया। रेसिडेंट बन गया तो उसको फॉरेन की सैलरी पे भी इंडिया में भी क्या देना पड़ेगा? टैक्स इस साल तो सरकार ने बोला नहीं यार, तू ऑलरेडी बहुत निराश है, ऑलरेडी तेरे मन में दुख है, हम तेरे को 60 दिन वाली कंडीशन नहीं बोल रहे, तेरे लिए 182 वाली है, बस तू आधे साल के पहले निकल जाना, तू आधे साल के पहले निकल जाना, समझ लो आधे साल के पहले निकल जाना। पर अभी तो अक्षय फंस गए, हाँ फंस गए। अभी तो इस साल जो भी कमाएंगे उसको वहां पे भी देना पड़ेगा, यहाँ पे भी देना पड़ेगा, राइट। तो क्या कब गए वो? जनवरी फरवरी में अगर जाते हैं तो 182 दिन से ज्यादा रह लिए ना यहाँ, तो ये जो 2 4 6 महीने की सैलरी उनको मार्च तक की मिलेगी, इस इनकम पे वहां पे भी टैक्स दो और यहाँ पे भी टैक्स दो। मैंने तो पूछ के नहीं गए ना, नहीं तो बोल देता मार्च के बाद इसका मतलब क्या हो गया दोस्त? इसका मतलब क्या हो गया? मेरी बात समझ लेना दोस्त, मैं केवल एग्जाम्पल से चल रहा हूं। इन व्यक्तियों के ऊपर भी जो इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं बाहर, उनके लिए पहली बेसिक कंडीशन ही चेक करेंगे। मैं ऊपर ही लिखवा दिया, वापस नहीं लिखाऊंगा। इन 2 आदमियों पे कौन सी कंडीशन होगी चेक? जोर से बोलो। पहली, मतलब यदि कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो उसको केवल कौन सी कंडीशन चेक करना है? पहली 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 पहली, डू नॉट सी द सेकंड सेकंड सेकंड, हाँ कि ना, राइट। और अगर कोई व्यक्ति क्रू मेंबर के रूप में जा रहा है तो भी कौन सी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? पहली। खत्म, ब्रेक करो ब्रेक करो। और एक बार दिल से बोल दो, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके लिए हम पहली कंडीशन को चेक करेंगे, सेकंड की तरफ देखेंगे भी नहीं, उससे झगड़े हो गए इन दोनों व्यक्तियों को, इन दोनों व्यक्तियों सेकंड कंडीशन को देखेंगे भी नहीं। इन दोनों व्यक्तियों के लिए हम केवल 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 पहली कंडीशन चेक करेंगे, वो पूरी करी तो रेसिडेंट, नहीं करी तो नॉन रेसिडेंट। खत्म, हाँ कि ना? पक्का पक्का। वो आएगा आएगा आएगा, बताऊंगा अभी अभी अगले पार्ट में। वो स्कोप ऑफ इनकम जब पढ़ाऊंगा ना तो तेरे को वो सारी तेरी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी एक ब्रॉडली बताया मैंने कि अगर कोई रेसिडेंट है तो ग्लोबली पे टैक्स लगेगा, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब थर्ड स्टार लगाओ, ये पहले 2 कंडीशन के बाद ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ऐसा ब्रेक कर दो, ये यहां पे ब्रेक हो गया, ब्रेक। अब लिखे स्टार लगा के अमेंडमेंट। अमेंडमेंट तो फिर ये भी था जो अभी मैंने बताया, पर अब जो है स्टार लगाओ।
अब तीसरा व्यक्ति ऐसा है, अब जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं उसके लिए दोनों कंडीशन ये चेक करोगे। सुनना मेरी बात दोस्त, यहां ही बहुत टीचरों ने कंफ्यूजन पैदा कर दिया और अर्थ का अनर्थ निकाल दिया यहां पे। राइट, मैं बहुत सिंपल वे में समझा के बाहर आ जाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको पकड़ाई में भी आ जाएगा। और जो व्यक्ति, जो बच्चा पुराना है और जो अमेंडमेंट सुनना चाहता है वो आज का लेक्चर सुन लेगा तो उसको अमेंडमेंट समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज हुआ है। क्योंकि अभी तक जो मैंने पुराना पढ़ाया था कल तक वो तो पुराना ही था, उसमें कोई चेंज नहीं था, वो तो वैसे भी पढ़ रखे थे उन्होंने। राइट, जो बच्चा नया पुराना बच्चा जो पुराना 19-20 का पढ़ा हुआ और जो 20-21 के अमेंडमेंट को अगर कोई सुनता है तो उसको केवल आज का लेक्चर सुन लेगा तो उसका काम समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज अमेंडमेंट। राइट, चेंज आज सारे अमेंडमेंट बता रहा हूं। ये जो तीसरा व्यक्ति है ना जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, तीसरा पर्सन जो है ना जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, इस व्यक्ति को भी पहले 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 केवल पहली बेसिक कंडीशन ही चेक करने का ऑप्शन था, लेकिन अब इस व्यक्ति को दोनों कंडीशन चेक करने का ऑप्शन है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं उस व्यक्ति को पहले केवल पहली कंडीशन चेक करने का ही ऑप्शन था, दूसरी नहीं देखता था, जैसे अपन ने ऊपर की दो पढ़ी। पर अब जो मैं पढ़ा रहा हूं उस व्यक्ति को अमेंडमेंट के तहत दोनों कंडीशन चेक करने का पावर है प्लस, लेकिन दूसरी कंडीशन में भी वो जो 60 दिन वाली रिक्वायरमेंट थी वो 120 दिन हो गई बस। अगर हल्का सा जो पुराना बच्चा उसको बोले सर यार बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रखा, केवल एक क्रक्स बता दो यार ताकि मैं पुराने स्टूडेंट की भूमिका से नए अमेंडमेंट आ जाऊं और मेरे को 21-22 पढ़ने का मौका मिल जाए। तो दोस्त, अमेंडमेंट वाले बच्चों को वीडियो के तहत मैं क्लियर बोल रहा हूं कि उनको जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, राइट, उसमें उस व्यक्ति को पहली कंडीशन ही चेक करने का पावर था। अब जो ये व्यक्ति है उसको दोनों कंडीशन चेक करना है और सेकंड कंडीशन में 60 दिन के बजाय 120 दिन कंपेयर करना है। ये अमेंडमेंट खत्म, बेसिक, जिसके बारे में पगलापन चल रहा है, इतना सा अमेंडमेंट है। तो अब मैं पहले आपको सिखा दूं क्या कंडीशन है। तीसरी बात, अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, ऊपर दोनों में इंडियन सिटीजन ही था, इंडियन ओरिजिन नहीं था। हाँ बोलो, यहां पे अब मैं बोल रहा हूं यदि कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है। हाँ बोलो, यदि कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है। इंडियन सिटीजनशिप का मामला सोशल स्टडी या वो भारत में पैदा हुआ हो, राइट, या वो जो भी इंडियन सिटीजन का मैटर है। इंडियन ओरिजिन कौन होता है? वो खुद या उसके माता पिता या उसके दादा दादी, कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है। अनडिवाइडेड इंडिया कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। बोले 15 अगस्त, 14 अगस्त पाकिस्तान वाले अपने स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं क्योंकि 14 अगस्त को भारत अलग हो गया था, उनसे आजादी मिली अंग्रेजों से आजादी मिली तो पाकिस्तान और अपन अलग अलग हुए। पहले तो लाहौर ये सब भी तो अपने पास ही थे, राइट। पहले कब हुआ? अंग्रेजों से अपने को आजादी मिली, मामला चल रहा था, 14 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुआ। तो अनडिवाइडेड इंडिया कब तक था? अनडिवाइडेड इंडिया कब कब था? तो अनडिवाइडेड इंडिया तो 13 अगस्त तक था, मतलब 14 अगस्त के पहले। तो 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 के पहले कोई भी लाहौर, रावलपिंडी इनमें ही पैदा हुआ तो इंडियन ओरिजिन ही। मतलब एक बात बोलूं, पाकिस्तान के भी जितने आदमी सब इंडियन ओरिजिन ही। पाकिस्तान है कौन? अपना बच्चा ही तो है। पाकिस्तान है कौन? अपने में से ही तो। फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए 1971 में, बांग्लादेश और पाकिस्तान, राइट। इसका मतलब बांग्लादेश भी अपने बच्चे का बच्चा ही है, राइट। आप समझ रहे हो, ये सब इंडियन ओरिजिन है क्योंकि ये सब के दादा दादी तो कहीं तो इंडिया में पैदा हुए थे। लाहौर रावलपिंडी भी तो अपना ही था, है ना। तो इंडियन ओरिजिन कौन कहते हैं? यदि वो खुद या माता पिता या दादा दादी या कोई भी पूर्वज आपके इंडिया में पैदा हुए हो तो आप इंडियन ओरिजिन हो। तब सुनना, यदि कोई इंडियन सिटीजन हो या कोई इंडियन ओरिजिन हो
यदि कोई इंडियन सिटीजन हो या कोई इंडियन ओरिजिन हो और वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, कहां पे पैदा हुआ हो बेटा बताओ? अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो। इंडियन ओरिजिन समझ में आ गया? अपन सब इंडियन ओरिजिन ही है, पाकिस्तान वाले भी इंडियन ओरिजिन ही है, क्योंकि कोई ना कोई पूर्वज के ऊपर की चैनल तो वही पैदा हुई है ना। यही अब कोई सब मम्मी पापा सब फॉरेन के ही थे, फिर बाद में आके यहाँ बस गए, कोई चैनल ही नहीं है यहाँ की, तो फिर बात अलग है। अदरवाइज तो इंडियन ओरिजिन। चलो, यदि कोई इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है और आमतौर पे इंडिया के बाहर रहते हैं, और आमतौर पे इंडिया के बाहर रहते हैं, वहीं रहते हैं, और अभी इंडिया में विजिट के लिए आया हूं, घूमने फिरने के लिए आया हूं, या कोई घर में किसी की शादी वादी है, रिलेटिव, उसको अटेंड करने आया हूं। समझ में आ रहा है? यदि कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन हो, इंडियन ओरिजिन हो और आमतौर पे भारत के बाहर ही रहते हो और अभी इंडिया में विजिट के लिए आए हो, घूमने फिरने के लिए आए हो, शादी के लिए आए हो, तो उनको दो कंडीशनें चेक करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, 182 दिन से ऊपर रह लिया, रेसिडेंट, नीरा नॉन रेसिडेंट। दूसरा, पिछले साल में 60 दिन नहीं 120 दिन। बोलो हाँ, पिछले सालों में 120 दिन प्लस उसके पहले के 4 सालों में 365 दिन वो इंडिया में रहा हो। और एक और छोटी सी बात, उसको ये सेकंड कंडीशन भी चेक तब करने देंगे, 120 दिन वाली तब लगेगी जब उसकी इनकम अदर देन फॉरेन रिसोर्सेस 15 लाख से ऊपर। मतलब 3 बातें हो गई। क्या हो गई बेटा बताओ? इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, राइट, इंडिया में विजिट के लिए आ रहा हूं, घूमने के लिए आ रहा हूं, उसकी इनकम अदर देन फॉरेन रिसोर्सेस 15 लाख से ज्यादा हो, 15 लाख से ज्यादा हो, तो उसको कितनी कंडीशनें चेक करनी है? 2। पहली कंडीशन 182 दिन और दूसरी कंडीशन प्रीवियस ईयर में 120 दिन, 60 दिन के अलावा, और उसके पहले के 4 सालों में 365 दिन। इन दोनों में से कोई एक पूरी कर दो तो वो क्या कहलाएगा? नहीं, 60 को ही रिप्लेस करके 120, 60 की जगह पे 120 दिन। हाँ, मतलब वो रहता कहां है? बाहर। हाँ ठीक है ना, चलेगा। अब आ रहा है क्या वो इंडिया में विजिट के लिए? अरे एम्प्लॉयमेंट के लिए गया था, पहले चला गया था 2-4 साल पहले, 10 साल पहले, और अब वो इंडियन ओरिजिन ही था, राइट, और अभी इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है। अरे वो यार सर गए बाहर, अब 5-7 साल बाद आएंगे तो इंडियन ओरिजिन तो ही ना, उनके घर में किसी की शादी हुई और आए यहाँ पे, तो उनके ऊपर कौन सा रूल लगेगा? यही। लेकिन उनकी पता चले कि फॉरेन इनकम के अलावा इंडिया की इनकम कितने से ज्यादा होनी चाहिए? 15 लाख से ज्यादा, तो फिर उनको दोनों कंडीशन लगे। खत्म। तो तीसरा व्यक्ति कौन है जरा पढ़ते हैं ध्यान से। यदि कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, इसको अलग पेन से ले लूं, ये पेन से ये वाला पेन से लेता हूं। इंडियन सिटीजन, नहीं मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा हल्का पेन ले लेते। चलो, इंडियन सिटीजन है और द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया रहता है, कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। हाँ बोलो, आ रहा है? अब नीचे, हाउएवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेस। अब ब्रैकेट अभी मत पढ़ो भले ही, ब्रैकेट अभी जबरदस्ती नहीं उलझना। अदर देन फॉरेन रिसोर्सेस, राइट, एंड विच इज नॉट डीम्ड टू एक्रूड इन एक्सीडिंग द 15 लाख रुपए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर will be treated as resident in India if, मतलब यदि कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर रहता हो, इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन, और इंडिया में विजिट के लिए आता हो और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो अदर देन फॉरेन रिसोर्सेस, तो उसके लिए रेसिडेंट होने के लिए 2 कंडीशनों को चेक करूंगा। दोनों में से कोई एक पूरी कर दी तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, नहीं करी तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। पहली कंडीशन 182 दिन, बोलो हाँ। और दूसरा, has been in India during the 4 year immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more, and अलग पेन जो चेंज आ रहा है, and has been in India at least 120 days in the previous year। नहीं, anyone बोला है मैंने, दोनों को चेक करेगा, दोनों को चेक करेगा, दोनों में से कोई एक भी पूरी कर दी, चेक करने का ऑप्शन दोनों है। बस कंक्लूजन बोलो,
कंक्लूजन बोल दूं, ज्यादा लोड तो नहीं लोगे। स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अमेंडमेंट क्या हुआ है। कल तक के लेक्चरों में हमने वही पढ़ा जो रूटीन था, हमने सीखा। आज के लेक्चर में हमने अमेंडमेंट पढ़ा है। अमेंडमेंट नंबर पहला, 2 दशाओं में हम व्यक्ति के लिए रेसिडेंट है कि नहीं है, उसके लिए सिर्फ पहली कंडीशन चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन को हम ध्यान नहीं देंगे। सेकंड कंडीशन को हम ध्यान नहीं देंगे। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम केवल पहली कंडीशन को देखेंगे, दूसरी कंडीशन को नहीं देखेंगे? वो कौन सी दशा है जिसमें हम पहली कंडीशन को देखेंगे, दूसरी को नहीं देखेंगे? बोलो। पहला, अगर वो शिपिंग बिजनेस के रूप में क्रू मेंबर के रूप में काम करता है और वो इंडियन सिटीजन है और इंडिया के बाहर जा रहा है, तो उसके लिए केवल पहली कंडीशन को चेक करेंगे, पूरी करी तो रेसिडेंट, नहीं करी तो नॉन रेसिडेंट, खत्म। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, तो उसके लिए भी पहली कंडीशन को चेक करेंगे, दूसरी को नहीं चेक करेंगे, सेकंड को चेक नहीं करेंगे, खत्म। तीसरी कंडीशन, ये तीसरी दशा में हम दोनों कंडीशनों को चेक करेंगे, दोनों कंडीशनों को चेक करेंगे। बोलो कब? जब वो व्यक्ति इंडियन ओरिजिन हो या इंडियन सिटीजन हो और इंडिया के बाहर रहता हो और इंडिया में विजिट के लिए आ रहा हो, तो उसके लिए दोनों कंडीशनों को चेक करेंगे। लेकिन इसके चेक करने के लिए पहले जरूरत है कि उसकी फॉरेन रिसोर्सेज के अलावा इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, तो फिर वही रूटीन कंडीशन है। फिर फर्स्ट वाले नहीं, फर्स्ट वाले नहीं, फिर वो 60 दिन वाली, 60 दिन वाले, फर्स्ट सेकंड दोनों में से, राइट। तो यहां पे अपने को इस कंडीशन में उसने सिर्फ क्या बोल दिया कि यदि कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन हो, इंडियन ओरिजिन हो, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा इंडिया की इनकम हो, अदर देन फॉरेन रिसोर्स, और वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा हो, तो उसके लिए दो कंडीशनों में से एक कंडीशन को चेक करेंगे। पहली कंडीशन 182 दिन या उससे ज्यादा रह ली तो वो रेसिडेंट, नहीं रही तो वो नॉन रेसिडेंट। और दूसरा, पिछले सालों में 120 दिन, 60 दिन को रिप्लेस करके 120 दिन। हाँ बोलो, हाँ बोलो, पक्की बात। तो उसके लिए फिर वो 120 दिन, और अगर उससे कम, उससे कम, इस रूल की तरफ आना ही नहीं। ये इनकम पे आपका तभी जाएगा जब आपकी इनकम कितने से ऊपर गई हो, 15 लाख से ऊपर, वो भी अदर देन फॉरेन रिसोर्सेस। मतलब सीधी बात है, प्योरली बात करूं, इंडियन इनकम। मतलब ये रूल तभी लगेगा जब आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा इंडियन इनकम हो, और आप तीनों बातें देख लो, कंडीशन, इंडियन सिटीजन हो, इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया में विजिट के लिए आते हो, इनकम 15 लाख से ऊपर हो, अदर देन फॉरेन रिसोर्सेस, तो आपके लिए दो कंडीशनों को चेक की जाएगी। पहली कंडीशन 182 दिन, दूसरी कंडीशन 120 प्लस 365 दिन। लग जाएगी उन पे, काई के लिए आए, वो विजिट के लिए आए, हाँ लग जाएगी, तो ये लग जाएगा। रूटीन, रूटीन, पक्की बात, खत्म। ये अमेंडमेंट समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। चल, अब एक और नया, एक और अमेंडमेंट आया है। पहले व्यक्ति के क्या होते थे स्टेटस, रेसिडेंट, फिर उसके अंदर दो ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी। रेसिडेंट हुआ तो ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट, खत्म। अब एक और नई कंसेप्ट आई है डीम्ड रेसिडेंट की। देखो आप, न्यू अमेंडमेंट, डीम्ड रेसिडेंट, देखो यहां पे ये नई कंसेप्ट आई है, डीम्ड रेसिडेंस, डीम्ड रेसिडेंट इंडिविजुअल। बस 10 मिनट और खेल खत्म, राइट, और फिनिश। लिखो अपनी कॉपी में, अमेंडमेंट डीम्ड रेसिडेंट कंसेप्ट। डीम्ड रेसिडेंट कंसेप्ट किसे कहते हैं? डीम्ड रेसिडेंट कंसेप्ट किसे कहते हैं? चल लिख लिया बेटा, डीम्ड रेसिडेंट कंसेप्ट किसे कहते हैं? ये अमेंडमेंट हुआ है दोस्त 2020-21 में, प्रीवियस ईयर 20-21, ये डीम्ड रेसिडेंट कंसेप्ट। हाँ ये बिल्कुल नया, लेटेस्ट मॉड्यूल है, राइट, 20-21 का लेटेस्ट है ये। एक एक लाइन पढ़ना, कॉपी में लिख लें, डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट किसे कहते हैं? ये नई कंसेप्ट है, एक एक पकड़ लेना। ये क्या हुआ मालूम है, ये कंसेप्ट क्यों आई?
ये कंसेप्ट कुछ HIN वालों के लिए आई, हाई नेटवर्थ वाले व्यक्ति जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग मैनिपुलेशन करते थे, वो लोग पैसों का इनकम को डाइवर्ट करते थे। तो जो हाई नेटवर्क HIN वाले व्यक्ति हैं, राइट, HIN मतलब जिनके पास हाई नेटवर्थ है, उन लोगों के लिए ये रूल आया। पहले एक एक लाइन पढ़ते हैं, मजा आएगा, फिर हम पॉइंट बनाएंगे। एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन रिसोर्सेस, ये सब नहीं पढ़ना, एक्सीडिंग 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वुड बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट, वुड बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट। देखना मैंने पेन चेंज करा, मतलब कोई बात है, कोई बात है। डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, डीम्ड का मतलब क्या होता है पहले बताओ? माना जाएगा, एम्प्लॉयडली। एक लड़की ने आपकी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखा, वो आपकी बातों को सपोर्ट कर रही है, समझ लो उसके दिल में कुछ है आपके लिए, वो हिंट्स दे रही है। आपके डायरेक्ट बोलेगी आई लव यू, अच्छा थोड़े लगेगा, समझो, अकल ही नहीं है कि वो कुछ इशारा कर रही। डीम्ड, डीम्ड, डीम्ड माना जाएगा, माना जाएगा, डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर। अब क्या पहली बात तो कौन है वो व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है और उसकी इनकम इंडिया के रिसोर्सेज से 15 लाख से ज्यादा है, उसकी इनकम इंडिया के रिसोर्सेज से 15 लाख से ज्यादा है, उसे इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। कब? कब? जब उसने इतनी बदमाशी करी हो कि वो वर्ल्ड के किसी भी देश का डोमिसाइल के कारण रेसिडेंट ही नहीं बना। कई जन इतने बदमाश होते हैं, अपने देश में रेसिडेंट होने के लिए 182 दिन का रूल है, किसी और देश में शायद 90 दिन होगा, किसी और देश में शायद 80 दिन होगा, किसी और देश में शायद 100 दिन होगा। अब ये अनन्य नाम का एक व्यक्ति जो हाई HIN ग्रेड का है, हाई नेटवर्थ प्रोफाइल का आदमी है, ये इतना बदमाश है कि इसको सारे देश के टैक्सेशन के रूल याद है, राइट। और ये किसी भी देश में इतने दिन नहीं रहता है कि जहां पे ये रेसिडेंट बन जाए। हाँ, बदमाशी कर रहा है। तो ये वहां गया, वहां पे उतने दिन से कम रह लिया, उसने बोला तुम रेसिडेंट हो, सारी ग्लोबल इनकम पे टैक्स दो, ये बोलता नहीं मैंने तो तुम्हारा क्राइटेरिया पूरा ही नहीं करा। इंडिया में भी आया, 182 दिन से ज्यादा नहीं रह लिया, बोले इंडियन गवर्नमेंट मैं रेसिडेंट हुई नहीं। मतलब इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम करा कि ये किसी भी वर्ल्ड के देश का नागरिक रेसिडेंट नहीं बन पा रहा है। इसने सब देशों में जहां जहां ये काम करता है वहां वहां के दिन पकड़ लिए, और किसी भी देश में उतने दिन से ज्यादा नहीं रहता है, दूसरे देश में भाग जाता है। वो बदमाश आदमी है, और इसकी इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तो भारत देश ने बोला अच्छा तू बहुत तेज चल रहा है, तो हमारा नागरिक होके इतना बदमाश, तो किसी भी देश का निवासी नहीं बना, तो किसी भी देश का निवासी नहीं है। बोले नहीं, तो बोले चल तू अब हमारा निवासी। मतलब भारत सरकार ने उस आदमी को पकड़ा जो ज्यादा तेज चल रहा था, जो किसी भी देश का निवासी नहीं है और इंडियन सिटीजन है, तो हमारा निवासी। अब आनंद ने बोलेगा और गलत, निवासी बनते सी तो मेरे को ग्लोबल इनकम पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो भारत बोल रहा है तभी तो मैं पूरे वर्ल्ड में अच्छा देश बन पाऊंगा और तू मेरा बेवकूफ नहीं बनाएगा। तो बात पकड़, बात पकड़, बात पकड़। पहले तू कौन है? इंडियन सिटीजन है, तेरी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कंडीशन है मैं बनाऊंगा, मैं लिखाऊंगा, तभी तो मजा आएगा कठिन चीजों को शॉर्ट करना। और तीसरा, तू किसी भी देश का निवासी नहीं है, तो मेरे देश का निवासी है। पढ़ू अब आगे पढ़ू? हाँ, अरे मैंने अंडरलाइन लगाया मेरे दोस्त, ये पहला तू इंडियन ओरिजिन नहीं है, इंडियन सिटीजन है और तेरी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो। दूसरी कंडीशन, इंडिया की अदर देन फॉरेन रिसोर्सेस, फिर वो कहीं का भी हो। अरे यार एक मिनट पहले पूरा पढ़ देता तो यार। हाँ यार, तुम हर एक पॉइंट में अगर वो करोगे तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा यार, है ना। फिर वो लिंक की तो कंडीशन है ना दोस्त, कोई बात नहीं यार, ये तो आपका हक है। चले अगला पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं दोस्त, जरा एक और पेन ले लूं। तीसरी कंडीशन, ओह माय गॉड, एंड इफ ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स कहां? इन एनी अदर कंट्री
or territory by the reason of his domicile or residence of any other criteria or of similar nature. 3 कंडीशन. यदि तू इंडियन सिटीजन है, तेरी इंडिया की इनकम अदर देन फॉरेन रिसोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है, और तू किसी भी कारण से, चाहे डोमिसाइल, चाहे रेसिडेंशियल स्टेट, तेरा सिटीजनशिप के कारण तू किसी भी देश में टैक्स नहीं भर रहा है, वो नागरिकता रहना, किसी भी कारण से तू उस देश में टैक्स नहीं भर रहा है, तो तू भारत का क्या माना जाएगा? डीम्ड रेसिडेंट. तो लिखो कॉपी में, डीम्ड रेसिडेंट माना गया रेसिडेंट इन इंडिया. 3 दशाएं. पहली ये आएगा ही इस साल, इस पे सवाल, इस साल इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट? क्योंकि इस पे इतने जने उलझ रहे हैं कि पगला रहे हैं इस पे. इतना बड़ा ये आएगा, छप गया है पेपर में इस साल. ये लगेगा वो सुनो, वीजा और वो सब चीजें बात की बात है दोस्त, राइट? वो तेरी, तू बोलेगा मजबूरी, मेरी टांग टूट गई, मेरे को लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, वीजा नहीं दिया मेरे को, ये नहीं करा, वो नहीं करा, वो इनकम टैक्स वाले झगड़े में नहीं पड़ते. इनकम टैक्स तो बोलते सीधे बता तू कहां रह रहा है, हमको उससे क्या मतलब? वो कोई भी हो, सब गवर्नमेंट अलग अलग है. इनकम टैक्स बोलता बोले मैं क्या करूंगा, तेरी गलती थी कि उनकी गलती थी, तूने फॉर्मेलिटी नहीं करी कि उसने नहीं करी, हम इन फॉर्मेलिटी में क्यों पड़े? अरे मेरे को बता ना, क्यों पड़ेगी गवर्नमेंट? वो तो सीधा बोलेगी कहां रह रहा तू. चले लिखे यहां पर, डीम्ड रेसिडेंट. 3 कंडीशन. पहला, एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन. अरे कंडीशन में लिखो पैराग्राफ बांट के, एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन. Second point, having income other than foreign resources. Having income other than foreign resources. Having income other than foreign resources exceeding 15 lakh during previous year. Having income during previous year exceeding 15 lakh. हाँ कि ना? और तीसरी कंडीशन, he is not liable to pay tax. He is not liable to pay tax. Right? He is not liable to pay tax in any other country. लिखो, आलसी मत करना. मैंने इसी पैराग्राफ को टुकड़े में बांट दिया है ताकि आपको याद रहे. He is not liable to pay tax in any other country or territory by reason of his domicile. By reason of his domicile. By reason of his domicile or residence of any other criteria, or residence of any other criteria, or residence of any other criteria, or residence of any other criteria of similar nature. राइट? तीनों कंडीशन लिख ली. अब नीचे लिखना कंक्लूजन. इफ ऑल द कंडीशन फुलफिल, then he would be treated as deemed to be resident in India. और सुनना, एक लाइन और लिखूंगा, then he would be treated as deemed to be resident in India. हाँ कि ना? और अब इस पे हम आगे जाके पढ़ेंगे कि फिर वो रेसिडेंट तो है, अब नॉट ऑर्डिनरी है कि ऑर्डिनरी है, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे, राइट? लेकिन अभी तो हमको सिर्फ क्या समझना, वो डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया है कि नहीं. अच्छा, ये प्रोविजन कब नहीं लगता है? जब तुम पहले ही ऊपर की कंडीशन पूरी करके रेसिडेंट बन गए हो. उसने नीचे लिख दिया है, however this provision is not applicable. However this provision is not applicable. कब नहीं लगेंगे बताओ ये प्रोविजन? However this provision is not applicable in the case of individual who is resident in India
इन द प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 6(1). मतलब वो पुराने वाले रूल, 6(1) मतलब पुराने वाले रूल। ये वाला कौन सा नया जोड़ा, 6(1)(a). मैं सेक्शनों के जंजाल में उड़ाता ही नहीं बच्चों को। 6(1) मतलब ओरिजिनल रूल और 6(1)(a) अमेंडमेंट है। ये 2020-21 के अमेंडमेंट में आया है, प्रीवियस ईयर 20-21, 21-22 असेसमेंट ईयर। समझ में आ रहा है? तो जो पुराने बच्चे थे अगर वो वीडियो देखते हैं तो उनको आज का लेक्चर कीमती है। व्हाट इज द अमेंडमेंट, व्हाट इज अमेंडमेंट, व्हाट इज द अमेंडमेंट, स्टार्ट। बस 1 मिनट और रिवीजन खत्म। बोले सर यस ऐसे ही वीडियो पसंद किए जाते हैं, 1 मिनट में बोल जाओ फिर बाहर हो जाओ। क्या अमेंडमेंट हुआ? सिर्फ एक्सेप्शनल कंडीशन में अमेंडमेंट हुआ। क्या अमेंडमेंट हुआ? सिर्फ एक्सेप्शनल कंडीशन में अमेंडमेंट हुआ। पहली 2 दशाओं में सिर्फ पहली वाली कंडीशन को चेक करेंगे। पहली कौन सी 2 दशाएं हैं जिसमें केवल पहली वाली को चेक करेंगे? वो 2 दशाएं जब वो इंडियन क्रू मेंबर के रूप में इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा हो, इंडियन सिटीजन हो। दूसरा, इंडिया के बाहर जा रहा हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो केवल पहली कंडीशन को चेक करेंगे। वो पूरी कर दी तो रेसिडेंट, नहीं करी तो नॉन रेसिडेंट। दूसरा, इंडियन सिटीजन हो, इंडियन ओरिजिन हो, आमतौर पर इंडिया के बाहर रहता हो, अभी इंडिया में विजिट के लिए आ रहा हो और उसके लिए उसकी इनकम अदर देन रिसोर्सेज 15 लाख से ऊपर हो, 15 लाख से ऊपर हो, राइट। तो उसको 2 में से एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, 182 दिन से ज्यादा या फिर पिछले साल में 120 दिन, 60 को रिप्लेस करके 120 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन वो इंडिया में रहा हो। तो उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दो, रेसिडेंट नहीं करी, नॉन रेसिडेंट, खत्म। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। फिर एक नई कंसेप्ट है इंडिविजुअल में, एक नया सेसी जुड़ा, डीम्ड रेसिडेंट। कब माना जाएगा डीम्ड रेसिडेंट? यदि वो इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में वो इंडियन सिटीजन हो, उसकी इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन रिसोर्सेज 15 लाख से ज्यादा हो, 15 लाख से ज्यादा हो, और वो किसी भी देश में टैक्स पे नहीं कर रहा हो ड्यू टू द डोमिसाइल और ड्यू टू द रेसिडेंशियल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर, तो उसको भारत का डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा। और कोशिश करेंगे कि उसकी ग्लोबली इनकम पर इंडिया में क्या लग जाए, टैक्स लग जाए। तो आज की तारीख में अब इंडिया में इंडिविजुअल के लिए अमेंडमेंट के तौर पे 3 तरह की बात, रेसिडेंट हो तो ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट हो बाहर, और एक नई कंसेप्ट जुड़ गई, मान लिया जाएगा कि तुम रेसिडेंट हो। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया यदि तुम 3 कंडीशनें पूरी करते हो। तुम इंडियन सिटीजन हो, इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा हो अदर देन फॉरेन रिसोर्सेस, और तुमको किसी देश में टैक्स नहीं भर रहे हो ड्यू टू किसी भी क्राइटेरिया, डोमिसाइल, रेसिडेंशियल रहने के कारण, किसी भी नेचर के कारण तुम किसी भी देश के निवासी नहीं बन पाए, उन पे टैक्स नहीं भर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो, HIN ग्रेड के हो, हाई नेटवर्थ वाले हो, तो तुम्हें इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी मैं तुम्हें अपना रेसिडेंट मानूंगा। वो मना कर रहा, मत मानो मत मानो, मैंने मानूंगा। बोला मत मानो, उसकी इच्छा है कि मत मानो, मेरी इच्छा मान लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरी ग्लोबल इनकम पे यहाँ पे क्या ले लूंगा, टैक्स। वो चिल्ला रहा है मत मानो। जब किसी देश ने नहीं माना मुझे अपना, तो तुम क्यों मान रहे हो? तो अपन बोलेंगे हम तो भारत के हैं, हम तो सबको अपना लेते हैं। वो बोले मत अपनाओ, मैंने कहा नहीं अपनाऊंगा। ये तो सीतारमन जी ने अमेंडमेंट कर दिया, राइट, सीतारमन जी, राइट, HIN वालों को फंसा दिया उन्होंने। धन्यवाद। कल मुलाकात करते हैं आगे की बातों के साथ में।